विशेषज्ञों का मानना है कि चीन ताइवान में जीता तो ड्रैगन का अगला निशाना अरुणाचल प्रदेश भी हो सकता है। यही वजह है कि अब भारत को ताइवान से अपने राजनीतिक रिश्तों को मजबूत करने की राय दी जा रही है। चीन की अतिक्रमणकारी नीति का असर भारत चीन रिश्तों पर भी पड़ रहा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्राजील में आरोप लगाया कि चीन सीमा समझौतों का पालन नहीं कर रहा है। स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद ताइवान और चीन के बीच टेंशन हाई है। चीन और ताइवान दोनों ही अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। चीन लगातार ताइवान को घेरकर मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। चीन की कोशिश है ताइवान को समुद्री और हवाई मार्ग से काट दिया जाए। यही वजह है चीन ने ताइवान के अब तक सबसे करीब जाकर रॉकेट और मिसाइलों के जरिए युद्धाभ्यास किया। चीन आगे क्या करेगा, इस पर दुनिया की नजर है। और भारत के लिए भी ताइवान पर चीन का रुख काफी मायने रखता है, क्योंकि चीन हमला भले ही ताइवान पर करने की तैयारी कर रहा हो, लेकिन इससे खतरा हिंदुस्तान को भी हो सकता है। क्योंकि विशेषज्ञ अब इस बात की आशंका जाहिर कर रहे हैं कि चीन को अगर ताइवान में सफलता मिली तो उसका अगला निशाना भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश भी हो सकता है। सबसे पहले आप समझिए आखिरकार क्यों ताइवान पर चीन के रुख के बाद अब भारत को विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं। ताइवान एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन चीन उसे अपना हिस्सा बताता है। वहीं अरुणाचल प्रदेश यानी भारत के एक राज्य को चीन ने अपने नक्शे में दिखा रखा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ताइवान पर कब्जा करने की शपथ खाई है। वहीं चीन अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का हिस्सा बताता है। ताइवान पर कब्जे के लिए चीन मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। वहीं अरुणाचल के पास भी चीन की गतिविधियां जारी है। यहाँ पर चीन एलएसी पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है। आने वाले महीनों में शी जिनपिंग को अगर अपने देश के अंदर अपनी पॉपुलेशन का टेंशन डाइवर्ट करना है, अपनी पॉलिटिकल प्रॉब्लम से दूर करना है, क्योंकि उसकी अभी इलेक्शन आने वाली है अक्टूबर नवंबर में, जब भी इनकी पार्टी कांग्रेस होगी, तीसरी बार प्रेसिडेंट बनेगा ये जनरल सेक्रेटरी, राइट। तो निस्बत की ये ताइवान पे फुल फ्लेज अटैक कर ले अगले 2-3 महीने में, अपनी पॉपुलेशन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए चाइना अरुणाचल पर कुछ एडवेंचर कर सकता है। भारत के साथ सीमा विवाद को हवा दे रहा है। एलएसी पर चीन की तरफ से घुसपैठ की घटनाएं भी सामने आती हैं। गलवान विवाद के बाद चीन ने तनाव कम करने के लिए जो वादे किए थे उसका पालन भी अब तक नहीं किया गया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर से चीन पर सीमा समझौते का पालन नहीं करने का आरोप लगाया। Mainly because we have agreements with China going back to the 1990s, which prohibits bringing, massing troops in the border areas. We have disregarded that. You know what happened in Galwan 2 years ago. अब सवाल उठता है, चीन अगर भारत के साथ सीमा समझौते का पालन नहीं कर रहा तो दुनिया में चीन के अतिक्रमण के खिलाफ भारत का रुख क्या होना चाहिए? वन चाइना पॉलिसी पर भारत का रुख क्या होना चाहिए? विशेषज्ञ राय दे रहे हैं कि भारत को खुलकर ताइवान के समर्थन में आना चाहिए और ताइवान से राजनीतिक रिश्तों को मजबूत करना चाहिए। चलिए अब हम आपको बताते हैं अमेरिका की मशहूर पत्रिका फॉरेन पॉलिसी ने भारत को क्या राय दी है। इस अमेरिकी पत्रिका में इंडियाज ताइवान मूवमेंट नाम से एक लेख छपा है, जिसमें कहा गया है कि भारत को ताइवान के साथ अपने राजनीतिक संबंध और मजबूत करने चाहिए। इस लेख में तर्क दिया गया है कि जनता के उत्साह और सेमीकंडक्टर से द्विपक्षीय रिश्ते नहीं बनते, और अगर चीन ने ताइवान की नाकेबंदी कर ली तो सेमीकंडक्टर की सप्लाई प्रभावित होगी, और ताइवान पर अगर चीन ने कब्जा कर लिया तो भारत के सहयोगी देश अमेरिका और जापान का अपमान होगा और चीन का पूरे इलाके में दबदबा बढ़ जाएगा। वक्त आ गया कि भारत को ताइवान के साथ रिश्ते बढ़ाने चाहिए, ट्रेड में, इकोनॉमी में। देखिए, ताइवान टेक्नोलॉजी में अच्छा खासा देश है, लीडिंग है। ताइवान इन्वेस्टमेंट्स में भी अच्छा खासा देश है।
ताइवानीज कंपनीज की इतनी फैक्ट्रीज हैं चाइना में, वो फैक्ट्रीज रीलोकेट करें भारत में। भारत को उनको एनकरेज करना चाहिए यहाँ आने के लिए। भारत को ताइवान के साथ अपना ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी बढ़ाना चाहिए। चलिए अब आपको बताते हैं चीन के आक्रामक रवैये के बाद ताइवान पर दुनिया के दूसरे देशों और भारत का रुख क्या है। चीन जब ताइवान को घेरकर मिलिट्री ड्रिल करने लगा तो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी समेत कई देशों ने खुलकर चीन का विरोध किया। इसी के साथ ताइवान में अब विदेशी नेताओं के दौरे भी बढ़ गए हैं। पहले नैन्सी पेलोसी अमेरिका पहुंची। इस पर चीन की नाराजगी के बावजूद अमेरिका के 5 सांसद ताइवान पहुंच गए और राष्ट्रपति सई इंग वेन से मुलाकात की। और अब जापान का प्रतिनिधिमंडल ताइवान जा रहा है। वहीं अक्टूबर में कनाडा का संसदीय दल भी ताइवान पहुंचेगा। चेक रिपब्लिक भी ताइवान में अपने संसदीय दल को भेज रहा है। वहीं लिथुआनिया ने तो ताइवान में अपना पहला दूत भी नियुक्त कर दिया है। लिथुआनिया के प्रधानमंत्री के सलाहकार पॉलियस लुकोस्कस अगले महीने ताइपे पहुंचेंगे। वहीं चीन ताइवान से संबंध बढ़ाने वाले इन सभी देशों को धमका रहा है। 有关方面核实，肖建华因涉嫌刑事犯罪，正被司法机关依法追诉。根据《中华人民共和国国籍法》，我国不承认中国公民具有双重国籍。肖建华具有中国国籍，中方依法对本国公民犯罪行为进行审判。 लेकिन ऐसी धमकियों का अब दुनिया के देशों पर कोई असर नहीं पड़ रहा। मतलब साफ है, चीन की ताकत का बुलबुला अब दुनिया के सामने फूट चुका है। अतिक्रमणकारी चीन के खिलाफ दुनिया ताइवान के साथ खड़ी नजर आ रही है। चीन ने भारत के साथ विवाद बढ़ाया तो अब वन चाइना पॉलिसी पर भारत के तेवर भी बदले हैं। ताइवान पर भी चीन के अतिक्रमण का भारत ने विरोध किया। कई अन्य देशों की तरह भारत भी हाल के घटनाक्रमों से चिंतित है। हम संयम बरतने और स्टेटस को बदलने के लिए यूनिलैटरल एक्शन से बचने, तनाव कम करने और क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के प्रयासों का अनुरोध करते हैं। इसके अलावा ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि भारत की ताकत, सेना और क्षेत्रफल ताइवान के मुकाबले बहुत बड़ा है। एलएसी पर भारत चीन को कड़ा जवाब भी दे रहा है। ऐसे में अरुणाचल पर चीन ने नजर डाली तो ये चीन के लिए खुदकुशी से कम नहीं होगा। और जिस तरह ताइवान के समर्थन की आवाजें भारत के अंदर मजबूत हो रही हैं, चीन को इस बात का भी डर लग रहा है अगर एशिया की सुपर पावर ताइवान के समर्थन में खुलकर खड़ी हो गई तो ताइवान पर कब्जा चीन के लिए एक सपना साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए अब बात करते हैं चीन ताइवान विवाद में जापान की एंट्री की। एक तरफ चीन नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद ताइवान को घेरकर मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। दूसरी तरफ अब जापान के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल कल ताइवान पहुंच रहा है। इस बीच चीन ने अब जापान और दक्षिण कोरिया के पास ईस्ट चाइना सी में मिलिट्री ड्रिल का ऐलान कर दिया। वहीं जापान भी चीन की ड्रिल को ध्यान में रखते हुए लंबी दूरी की मिसाइलों को तैनात कर सकता है। नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद चीन ने आक्रामक मिलिट्री ड्रिल शुरू की और इस दौरान उसकी दागी गई 5 बैलिस्टिक मिसाइलें जापान के क्षेत्र में जाकर गिरी थी। जापान ने उस वक्त चीन के इस कदम की निंदा की थी और अब जवाब देने की बारी जापान की, जिसके बाद इस पूरे इलाके में टेंशन बढ़ने जा रहा है। ताइवान और चीन विवाद के बीच जापान का एक प्रतिनिधि मंडल सोमवार को ताइवान पहुंच रहा है, जिससे चीन की बौखलाहट बढ़नी तय है। हम आपको बताएंगे चीन ने जापान के इस दौरे का जवाब देने के लिए क्या तैयारी की है। लेकिन पहले जानिए जापान से ताइवान के दौरे पर कौन कौन आ रहा है और ताइवान में ये प्रतिनिधि मंडल क्या क्या करेगा। दरअसल ताइवान में जापान आरओसी सलाहकार परिषद के सदस्यों की यात्रा हो रही है। इस परिषद के अध्यक्ष फुरुया केजी और महासचिव किहारा मिनोरू ताइवान पहुंच रहे हैं। ये दोनों नेता 22 से 24 अगस्त तक ताइवान में रहेंगे। इस दौरान अमेरिका के साथ रक्षा तंत्र में सुधार पर चर्चा होगी। चीन की मिलिट्री डील पर ताइवान की राष्ट्रपति से ये दोनों नेता चर्चा करेंगे। इसके अलावा जापान, अमेरिका
और ताइवान के सांसदों की होने वाली बैठक की भी समीक्षा की जाएगी। साफ है, चीन जो ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, उसे जापान की ये बातें पसंद नहीं आ रही और इसीलिए चीन ने जापान को धमकाने की कोशिश शुरू कर दी। जापान का 2 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल सोमवार को ताइवान पहुंच रहा है। चीन के मिलिट्री डील के बाद जापान का रुख साफ करने के लिए जापान का यह प्रतिनिधि मंडल ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन से भी मुलाकात करेगा। लेकिन इस बीच चीन ने सोमवार से नई ड्रिल का ऐलान कर इलाके में टेंशन बढ़ा दी है और इस बार चीन ईस्ट चाइना सी में यह मिलिट्री ड्रिल करने जा रहा है, जिसके बाद ताइवान और जापान दोनों देश सतर्क हैं। चीन ने इससे पहले ताइवान स्ट्रेट और येलो सी में मिलिट्री डील की थी। चीन के विमान और युद्धपोत भी लगातार ताइवान में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। अब ईस्ट चाइना सी में मिलिट्री डील करके चीन, जापान, साउथ कोरिया और ताइवान तीनों देशों को अपनी ताकत दिखाने जा रहा है। आशंका इस बात की भी जाहिर की जा रही है, अगर चीन की मिसाइलें अभ्यास के दौरान इस बार भी जापान के क्षेत्र में गिरी तो दोनों देशों के बीच विवाद बड़ा हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी चीन ने 5 मिसाइलें जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में दागी थी। इसके अलावा चीन का सहयोगी उत्तर कोरिया भी इस इलाके में मिसाइलों की बारिश करता रहता है। वैसे चीन की मिसाइलों ने अपनी हद पार की तो जापान की तैयारी भी है चीन को सबक सिखाने की है। जापान अब इस इलाके में लॉन्ग रेंज मिसाइलें तैनात करने की तैयारी में है, जो चीन के साथ साथ उत्तर कोरिया को जवाब देने में भी सक्षम होगी। जापान है वो खुल के आ गया चीन के अगेंस्ट, और यही नहीं कि मिलिटरी उसने लॉन्गर मिसाइल भी डिप्लॉय कर दिए चीन के विरुद्ध, बल्कि उसके पास जो मावड़ा है अमेरिका का भी चीन में, उसके पास भी सबसे अच्छे जहाज हैं F-22, F-35 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप, USS निम्तेज और USS रोनाल्ड रेगन भी साउथ चाइना सी में है। और इससे अगर कभी लड़ाई होती है, चीन ताइवान पे भी हमला करता है, तो अमेरिका ही नहीं आएगा खुल के, बल्कि जापान, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया भी आएंगे। फिलहाल जापान के प्रतिनिधिमंडल की ताइवान यात्रा ईस्ट चाइना सी में चीन की ड्रिल की शुरुआत और जापान की लॉन्ग रेंज मिसाइलों को तैनात करने की योजना बता रही है कि इस इलाके में चीन और जापान के बीच टेंशन बढ़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे सहयोगी विशाल पांडे ताइवान पहुंचे हैं, जहां राजधानी ताइपे से हमारे साथ वो जुड़ रहे हैं। विशाल, अगर बात की जाए ताइवान की तो सबसे तनावग्रस्त इलाकों में से एक है। एक और चीन की ओर से आक्रामक युद्ध ड्रिल्स की जा रही हैं। जापान के प्रतिनिधि कल वहां पहुंच रहे हैं। फिलहाल क्या हालात हैं ताइवान के? देखिए, इस वक्त ताइवान चीन की किसी भी धमकी से डरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और ताइवान खुलकर बैटिंग करने के मूड में दिखाई दे रहा है। इसीलिए आप देखिए, सबसे पहले नैन्सी पेलोसी की यात्रा, अमेरिकी सांसदों की यात्रा और अब सोमवार को जापान का एक डेलीगेशन यहां पर पहुंच रहा है, जो यहां की राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा, विदेश मंत्री से मुलाकात करेगा और जो अभी हालात यहां पर बने हुए हैं इस पूरे क्षेत्र में, उस पर चर्चा करेगा। क्योंकि चीन लगातार मिलिट्री ड्रिल कर रहा है, धमकाने की कोशिश कर रहा है और जो भी देश इस वक्त ताइवान की यात्रा कर रहे हैं, उनके प्रतिनिधि उनका कड़ा विरोध कर रहा है। और यही वजह है कि कल ईस्ट चाइना सी में भी चीन एक बार फिर से मिलिट्री ड्रिल करेगा, लेकिन ताइवान की भी अपनी तैयारी है। जो रिपोर्ट्स हमें लगातार मिल रही हैं यहां के लोगों से बातचीत करके, अधिकारियों से, ताइवान का यह कहना है कि वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। ताइवान युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन वो अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और यह देखना यह होगा कि अभी आने वाले दिनों में कई और देशों के प्रतिनिधियों के दौरे यहां पर बढ़ सकते हैं, तो ताइवान कहीं ना कहीं अब खुले आसमान में उड़ना चाहता है। बहुत दिनों से चीन उसको दबाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जिस तरह से नैन्सी पेलोसी की यात्रा यहां पर होती है, उसके बाद से ताइवान के इरादे और ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं। ठीक है विशाल, इन सबके बीच अगर बात की जाए तो अब जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उनका यह मानना है कि अगर ताइवान में चीन कामयाब होता है तो उसका अगला टारगेट अरुणाचल प्रदेश हो सकता है। और डोकलाम में जिस तरह से भारत के साथ स्टैंड ऑफ हो चुका है, क्या भारत को भी अब ताइवान के साथ जो है रिश्तों को मजबूत करने की ओर आगे बढ़ना चाहिए? फिलहाल क्या स्थिति है भारत और ताइवान के संबंधों को लेकर?
देखिए, भारत के फिलहाल ताइवान के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक रिश्ते ही हैं, जिसे भारत सरकार उसी रूप में अभी फिलहाल आगे बढ़ा रही है और इससे आगे अभी कोई फैसला इस तरह का नहीं हुआ है। लेकिन जो वन चाइना पॉलिसी चीन जिसकी बात करता है, साल 2008 से ही लगातार भारत ने इस शब्द का इस्तेमाल करने से परहेज किया है, क्योंकि चीन जो वन चाइना पॉलिसी की बात करता है, जब से चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करने की बात कही थी, उसके बाद से ही भारत ने उसकी इस वन चाइना पॉलिसी जैसे शब्द से परहेज करना शुरू किया था। और आप देखिए, इस बार भी जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से सवाल पूछा जाता है तो वो ये साफ करते हैं कि शांति बनी रहनी चाहिए, किसी की टेरिटरी में कोई तनाव नहीं होना चाहिए, और वो भी वन चाइना पॉलिसी जैसे शब्दों से बचते हैं। यानी भारत इस वक्त अपने हितों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रहा है। निश्चित तौर पर भारत को अपने हितों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि भारत और चीन चाहे जो भी कहें हजारों किलोमीटर की सीमा है और सीमा विवाद भी है, और ऐसे में निश्चित तौर पर भारत को अपने हितों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया विशाल पूरी जानकारी के लिए।